अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ये हमारा टॉपिक होगा, इस पे हम बात करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी तक हम जितना कुछ सीख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सीख चुके हैं, स्क्रीन पे हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क पे बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है रजिस्टर्ड करवाने का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क है बेसिकली आपके ब्रांड का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शर्ट अमेजोन पर बेचना शुरू करता हूं और मैं प्लान करता हूं कि ये शर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, मैं अपने नाम से शर्ट बना रहा हूं, शर्ट बेचने जा रहा हूं, तो मैं इसका कब नाम रखूंगा। अब मैंने फर्ज करें डिसाइड कर लिया कि मैं इसका नाम रखूंगा हाफिज अहमद। तो हाफिज अहमद बेसिकली मेरा ट्रेडमार्क है। अगर मैंने सोचा कि मैं इस शर्ट का नाम रखूंगा XYZ, जो भी पैकेजिंग पे जो भी उसका नाम होता है, जो उसके अंदर टैग लगा होता है, उस ब्रांड का आखिर एक नाम होगा ना, ब्रांड का जो भी नाम होगा उसको हम कह देंगे ये है इसका ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है? ट्रेडमार्क का तो हमें पता चल गया, तो जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई भी और बंदा कल को उसको रजिस्टर करवा के क्लेम कर लेगा, जी ये तो मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहला काम, जब आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना, पहले नहीं करना, क्योंकि ट्रेडमार्क की भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट है, इसकी क्लासेस होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, पिलोज हैं या टॉवल्स वगैरह हैं, तो इसकी क्लास 24 है यूके में। तो यूके में जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल कर ली, अब वो प्रोडक्ट जिस क्लास में भी आती है उस क्लास में आप ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर कर लेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये आपके अकाउंटेंट का काम है। आपके क्लाइंट को भी पता होगा, आपको भी पता है कि ये काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ मैनेज करना, लेकिन ये काम अकाउंटेंट करेगा। कोई भी अकाउंटेंट यूके में, यूएसए में, जहां भी आप बेचना चाह रहे हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क, उनका जो इदारा है, गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जिसके साथ आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर्ड हो गया वो, अब आप उसको बेचेंगे, अपने नाम से बेचेंगे, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा ब्रांड है। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, उनकी एक वर्थ बन जाती है। बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है कि आपके ट्रेडमार्क की, आपके ब्रांड की वर्थ बन रही है। कल को आप सोचते हैं जी मैं अपना ये ब्रांड बेच देता हूं, तो अगर आप ब्रांड को ओन करते होंगे तो आप बेचेंगे ना। अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है, जिस तरह हम एसेट फ्लिपिंग की बात करते हैं अमेजोन पे, कि मेरी शर्ट अगर डेली के या महीने के, मैं कहता हूँ जी $10,000 की सेल आती है, $3,000 का मेरा प्रॉफिट आता है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, $90,000 का मैं अपना ये एसेट फ्लिप कर देता हूँ, किसी को भी बेच देता हूँ। ये मैं तभी बेच सकता हूँ जब मेरे पास ट्रेडमार्क है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं इसको बेच भी नहीं सकता। इसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि आप यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करके भी यूएसए में बेच सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं, हम वहां पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि शॉप का नेम, कंपनी का नेम, ट्रेडमार्क क्या सारे सेम होने चाहिए? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस तरह हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक क्योंकि सबको पता है, सारे यूज करते हैं। फेसबुक एक ऐप का नाम है, लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक का जो बैकएंड पे कंपनी है उसका नाम हो गया मेटा। अब कंपनी का नाम मेटा है जो कि फेसबुक को ओन कर रही है, तो इसलिए अगर मेरा ट्रेडमार्क हाफिज अहमद है और मेरी कंपनी का नाम हाफिज मोहम्मद अहमद है, तो वो उसको ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क को कोई बंदा भी ओन कर सकता है, कोई कंपनी भी ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी ओनर कंपनी ही हो। अब मैं अकेला भी अपने ट्रेडमार्क का ओनर हो सकता हूं, और हम 4-5 लोग मिलके भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं आपके अपने ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। शॉप नेम होता है जो आपका अमेजोन स्टोर नेम होता है। अमेजोन स्टोर का नाम आपकी कंपनी या ट्रेडमार्क के अलावा भी कुछ हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तीनों चीजें सेम भी हो सकती हैं, तीनों चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। 2 सेम एक अलग, दूसरी 2 सेम एक अलग, ये हो सकता है। ये आपकी मर्जी पे है। शॉप का नेम तो इवन आप एवरी 30 डेज के बाद चेंज भी कर सकते हैं कि आपने 30 डेज शॉप का नाम रखा ABC, उसके बाद शॉप का नाम XYZ रख दिया, लेकिन ब्रांड का नाम वही रहा। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी लेट ये वीडियो देख रहे हो, अमेजोन का रूल चेंज हो चुका हो, अमेजोन कहता हो जी अब आप 60 डेज के बाद नाम चेंज कर सकते हैं या 15 डेज के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं
کہ कोई भी चेंजिंग किसी भी वक्त आ सकती है, तो हम लोगों ने अप टू डेट रहना है, हमने देखते रहना है, हमने रिसर्च करते रहना है, अमेज़ॉन के रूल्स देखते रहना है, गूगल पे देखते रहना है, फेसबुक ग्रुप्स पे देखते रहना है कि कोई नई पॉलिसी आई है, कोई चेंजिंग आई है। रोज रोज चेंजेस नहीं आती, कभी कभार आती हैं, जिसकी अपडेट हमारे पास होना जरूरी है ताकि हमें पता हो कि अब हम ये काम कब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हमारे पास अपडेट नहीं भी आई कि 30 दिन के बाद चेंज होता है और हमें पता चला 6 महीने के बाद चेंज होता है, तो ये कोई मसले की बात नहीं है ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर शॉप का नेम नहीं चेंज हो रहा, आखिर हमने जब पहले रखा था तो नॉर्मली लोग एक ही नाम रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक शॉप चलाते हैं सेम नाम होता है। लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप इसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके लिए हमें क्या चीजें जरूरी हैं और इसको करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहली चीज है कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जो हमें 3 चीजें चाहिए, उनमें एक चीज ऐसी है जो कि हमारे अकाउंटेंट का काम है, वो है ट्रेडमार्क। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे होते हैं अमेज़ॉन के साथ, तो अमेज़ॉन आपसे 3 चीजें मांगता है, एक आपके ट्रेडमार्क का नंबर, एक आपका लोगो और एक आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर। अच्छा, ट्रेडमार्क के लिए अब हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए? ट्रेडमार्क 2 चीजों पे हो सकता है, आपके टेक्स्ट पे भी हो सकता है और लोगो पे भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जी यूके में, मैं कहता हूं जी मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, और ये ट्रेडमार्क आप रजिस्टर किसके साथ करते हैं? गवर्नमेंट के साथ। जो भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट होती है, उनका सरकारी इदारा जो होता है ट्रेडमार्क को जो डील करता है, उसके साथ आप करते हैं, और उसकी कुछ फीस होती है। वो फीस आप अपने अकाउंटेंट को पे करते हैं, वो फीस आगे पे करता है और आपको ट्रेडमार्क लेकर दे देता है। अच्छा, ट्रेडमार्क मैंने कहा टेक्स्ट और इमेज। मेरा नाम हाफिज अहमद है, मैं कहता हूं जी मुझे हाफिज अहमद ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क बना के दे दो, तो अकाउंटेंट कहता है जी ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट आपका अप्रूव करवा दिया है, इतना टाइम लगेगा, हो जाएगा। यूके में नॉर्मली 60 डेज तो पब्लिश होने के बाद लगते हैं, यूएसए में 8 से 12 महीने भी लग जाते हैं। तो आपकी जैसे ही प्रोडक्ट हंट होती है, फाइनल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता होना जरूरी है ट्रेडमार्क के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने हाफिज अहमद रजिस्टर करवा लिया यूके में और मेरा दिल किया मैं मोबाइल की केबल बेचूं तो अब मैं केबल बेच लूं। ये डिपेंड कर रहा होगा कि मैंने हाफिज अहमद किस कैटेगरी में रजिस्टर किया। अगर मैंने क्लास 24 में किया तो मैं टेक्सटाइल बेच सकता हूं, मैं मोबाइल के चार्जर नहीं बेच सकता। उसके लिए मुझे अलग क्लास में अपने आप को ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होगा, उसकी अलग फीस होगी। इमेज पे भी आप कर सकते हैं, लोगो पे कर सकते हैं। लोगो अब क्या होगा, मैं हाफिज अहमद का कोई भी लोगो डिजाइन करवा लूं, या हाफिज अहमद जो टेक्स्ट है उसी को मैं एक डिजाइन में लिख लूं। जिस तरह डिजाइन में अब जिस तरह फॉन्ट चेंज करना आप कहते हैं, अब मैं लोगो को भी रजिस्टर कर सकता हूं। आइडियली हम दोनों करते हैं, हम कहते हैं जी टेक्स्ट को भी कर दें, टेक्स्ट भी ये मेरा होगा, इसका ओनर मैं हूं, और डिजाइन भी साथ ही कर दें, ये अच्छा होता है। वैसे कोई एक भी हो तो कुछ केसेस में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को कहेंगे जी ये मेरा नाम है, कोई भी नाम है, XYZ जी मेरे ब्रांड का नाम है, इसका कोई डिजाइन तो बना दे, कोई लोगो बना दे, वो आपको छोटा सा कोई भी लोगो बना देगा। अब आपके पास ट्रेडमार्क नंबर भी आ गया, ब्रांड लोगो भी आ गया और प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ गई। अब ये 3 चीजें आप अमेज़ॉन को देंगे तो अमेज़ॉन कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, ये वेरी कर रहा होता है, ये फिक्स टाइम नहीं होता। नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 दिन में भी हो सकती है, लेकिन आइडियली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से आप इसको फाइल करते हैं, और मेन हमारा टॉपिक ये कि हमें फायदे क्या देती है। ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। ट्रेडमार्क पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है, कैसे रजिस्टर्ड होता है, अकाउंटेंट का काम है, वो आपको फाइल करके दे देगा। जब आपके पास ट्रेडमार्क आ गया तो आप अमेज़ॉन के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं। ये जो ब्रांड रजिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आता है कि ये अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की बात हो रही है। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट का इदारा होता है ट्रेडमार्क का, उसके साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे हम अमेज़ॉन के साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ब्रांड रजिस्ट्री जब आप कर लेते हैं तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई आके मीटू करता है, आपके ब्रांड को आपकी परमिशन के बगैर बेचता है, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देता है। बजाय इसके कि आप केस खोलें जाके जी ये बंदा आ गया, ब्रांड रजिस्ट्री में आपकी लिस्टिंग सिक्योर हो जाती है कि कोई बंदा आपकी लिस्टिंग पे आके चीजें नहीं बेच सकता, कोई बंदा आके आपके लिस्टिंग पे चेंजिंग नहीं कर सकता।
कुछ केसेस में चेंजिंग भी हो जाती है, अगर ब्रांड रजिस्ट्री ना हो, लिस्टिंग का ओनर बेशक कोई और भी है, तो दूसरे लोग भी रिकमेंड करके मीटू वाले कोई ना कोई उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं, अगरचे थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हो जाती है। फिर हम इसके अंदर आ जाते हैं, A+ कंटेंट आपको मिल जाता है। A+ या इसे हम कहते हैं EBC कंटेंट, इनहैंस ब्रांड कंटेंट। इनहैंस ब्रांड कंटेंट आपको सिर्फ मिलता है अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है तो। EBC होता क्या है? बहुत आसान है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, Amazon लिस्टिंग वगैरह में मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ। लेकिन आप Amazon पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट लिखें और उसकी डिस्क्रिप्शन का जो पेज है नीचे, टाइटल छोड़ दें, बुलेट पॉइंट छोड़ दें, एंड पे जो डिस्क्रिप्शन है, अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो EBC या A+ नहीं है। EBC या A+ का मतलब है कि उसके अंदर पिक्चर्स भी आ रही हैं। एक तो प्रोडक्ट के साथ पिक्चर आ रही है ना, वो नहीं, डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स के साथ टेक्स्ट आ रहा है तो वो EBC कंटेंट है। हम कहते हैं जी अगर हम नहीं करते ब्रांड रजिस्ट्री, EBC नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ेगा? सेल्स पे फर्क पड़ेगा। आप खुद सोचें कि अगर आप एज अ बायर कोई चीज खरीदने जाते हैं, एक बंदा आपको तस्वीरों के साथ बता रहा है जी देखें ये कॉर्नर पे ये है, दरमियान में ये है, राइट साइड पे ये है, लेफ्ट ये है। एक बंदा जो है वो सिर्फ इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देता है, तो एज अ बायर आपको क्या अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स वो करेगा जो पिक्चर्स के साथ बता रहा है, तो ये जरूरी है। फिर आपको इसमें बेनिफिट होता है कि आप जो PPC चलाते हैं स्पॉन्सर एड ब्रांड के ऊपर, वो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आप अपने ब्रांड के ऊपर PPC नहीं चला सकते। टॉप पे आपके रिजल्ट ब्रांड के नाम से शो नहीं हो सकते, उसके लिए भी जरूरी है। वीडियो ऐड के लिए भी जरूरी है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो तो आप फिर PPC वीडियो चला सकते हैं, वीडियो PPC चला सकते हैं। फिर इसके अंदर और बेनिफिट आ जाते हैं सेल वेलोसिटी पे। Amazon आपको कुछ ना कुछ बेहतर सेल्स देता है अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है Amazon के साथ। अगर आपका इनहैंस ब्रांड कंटेंट है, ब्रांड रजिस्ट्री है, PPC आप चला रहे हैं, वीडियो ऐड, तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ रही है ना, कि जो चीजें सेल्स को बूस्ट करती हैं वो सारे काम तो आपने पहले से कर लिए। फिर इसका एक और फायदा आ जाता है, वाइन प्रोग्राम। वाइन पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप Amazon खुद आपको रिव्यूज ला के देता है, ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं बायर की तरफ से। फिर नेगेटिव रिव्यू अगर कोई आपको दे देता है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो अपना नाम छुपा दे। आपके पास नेगेटिव रिव्यू आया, आपको पता नहीं किसने दिया, अब आपके डेली के 100 ऑर्डर आए हैं, 3 नेगेटिव रिव्यूज हैं, आपको क्या पता चले उन 100 में से किसने दिया है? तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो Amazon आपको ये सहूलत देता है कि आपको उस बायर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, आप उसको ईमेल करके उससे राब्ता करके उससे बात कर सकते हैं कि जी मुझसे मिस्टेक हुई है, ये गलती थी, मैं आपको रिप्लेस कर देता हूँ या रिफंड कर देता हूँ। आपको बायर का कॉन्टेक्ट मिल जाता है वाया ईमेल, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगला बेनिफिट आ जाता है कि आप जो चेंजिंग करते हैं अपने लिस्टिंग के अंदर, तो बाज केसेस में अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, आप चेंजिंग करते रहते हैं, वो Amazon पे शो ही नहीं होती। बैकएंड पे आप लिस्टिंग में गए, आपने 4 लाइनें और ऐड कर दी, अब ऐड करके सेव कर दी, वहां पे शो ही नहीं हो रही। एक महीना लग रहा है, केस खोले जा रहे हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में आपके पास फीचर ज्यादा ओपन हो जाते हैं। आपकी अपनी लिस्टिंग पे आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, वो इमीडिएटली सेव होके विद इन 10 to 15 मिनट्स बायर के सामने रिजल्ट शो हो जाते हैं, आपने जो भी चेंजिंग की है। तो ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने के लिए एक ही तरीका है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। आप लोग चाहे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप खुद अपना बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ता है। आप अपने इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स के हवाले से कुछ जरूरी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली तो ये काम है अकाउंटेंट का, ये आपका काम नहीं है। अकाउंटेंट ही ऑफ कोर्स आपके टैक्स फाइल करता है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि आपने कहाँ से कौन सा अकाउंटेंट हायर करना है और क्यों करना है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स कितने किस्म के होते हैं। टैक्स सिर्फ एक नहीं होता कि आपने इनकम पे टैक्स देना है। सेल्स टैक्स होता है, इसमें जनरल सेल टैक्स भी होता है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई स्टेट टैक्स हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग एक बात माइंड में रख लें कि इनकम टैक्स को अभी हम साइड पे कर रहे हैं, हम अभी बात करने जा रहे हैं बाकी टैक्सेस पे। स्टेट का टैक्स है या सेल्स पे टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, ये कहाँ पे और किसको पे करना होता है। हम पहले बात कर लेते हैं यूके की। अच्छा, यूके में जब आप लोग सेल करते हैं तो आपको पे करना होता है वैट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये होता है 20% वैट देना होता है। लेकिन इसमें आगे को 2-3 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 85,000 पाउंड्स हैं एक साल के अंदर, तो आपको वैट नहीं देना पड़ता।
HMRC आपको एग्जेम्प्ट कर देता है। HMRC टैक्स डिपार्टमेंट है यूके का, जिस तरह पाकिस्तान में FPR है। अब वैट में आगे फिर दो कैटेगरीज हैं, एक आ जाता है फ्लैट स्कीम वैट और एक आ जाता है नॉर्मल जनरल वैट जिसको हम बोलते हैं। फ्लैट स्कीम में ये होता है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 230,000 पाउंड्स हैं, यानी 2,30,000 पाउंड से अगर आपकी सेल कम है एक साल के अंदर, तो आप फ्लैट स्कीम में जाते हैं जहां पे आप वैट पे करते हैं 7.5%। अगर आपकी सेल्स 2,30,000 से ऊपर है तो फिर आप 20% वैट पे करते हैं। फ्लैट में ये होता है कि आप वैट क्लेम भी नहीं कर सकते। वैट क्लेम क्या होता है कि आपने $1,000 का सामान मंगवाया यूके में या 1,000 पाउंड का मंगवा लिया, तो आपने पोर्ट पे उसका वैट पे किया, 20% वैट आपने पे किया 200 पाउंड। अब जब आप उसको बेचेंगे 1,500 का या 1,600 का या 2,000 का, तो अब 2,000 की सेल पे आपका वैट बनेगा 400, तो आप 400 नहीं पे करेंगे, 200 आप ऑलरेडी पोर्ट पे कर चुके हैं, तो अब आप बाकी 200 पे कर देंगे, पिछले 200 की उनको इनवॉइसेस दे देंगे, तो टोटल वैट आपने पे किया 20%। अब इसके अंदर एक चीज ये भी आ जाती है कि अगर आपने वो वैट क्लेम करना है जो आपने पोर्ट पे दिया था, आपकी सेल्स इतनी ज्यादा है कि आप कहते हैं मैंने वो भी तो क्लेम करना है, तो फिर आप नॉर्मल 20% पे चले जाएंगे। अच्छा, वैट का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है, आप महंगी बेच रहे हैं या ब्रेक इवन पे या सस्ती बेच रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स होता है सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट पे नहीं होता। ये हम यूके की बात कर रहे हैं, तो यूके में जब आप ये काम करेंगे तो आपको 20% वैट डे फर्स्ट से ही पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल 2,30,000 से ज्यादा या 85,000 पाउंड से ऊपर। एक बात यहाँ माइंड में रख लें कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब HMRC का रूल चेंज हो चुका हो, उसने 85,000 पाउंड को 95,000 कर दिया हो या 75 कर दिया हो, तो ये चीजें कुछ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप देख लेंगे HMRC की वेबसाइट पे या गूगल पे जाके देख लेंगे या आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा। USA में क्या होता है कि Amazon आपका जो टैक्स है, जो भी किसी स्टेट का टैक्स है, वो बायर से डायरेक्टली कलेक्ट करता है और स्टेट को पे कर देता है। उसमें हमने ये नहीं करना होता कि हम बायर से लें और फिर हम स्टेट को पे करें, हम रिटर्न तो हमने फाइल करनी है, उसके हम अभी बाद में बात करेंगे प्रॉफिट में। तो किसी भी कंट्री के अंदर जो सेल्स टैक्स या वैट टैक्स वगैरह होता है, वो हमने डे फर्स्ट से या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां तक एग्जेम्पशन है, उसके बाद वो हमने पे करना ही करना है, चाहे हम प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स हमने कहाँ पे करना है। इनकम टैक्स बेसिकली हमने पे करना है जिस कंट्री से हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे हमारा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, जहां पे हमारी कंपनी है जिसमें पैसे आ रहे हैं, हमने वहां पे टैक्स पे करना है। ये एक बड़ी कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट मिल गया आपको अपवर्क पे या फाइवर पे या लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। अब वो आपको कहता है जी मैंने Amazon USA पे बेचना है, Amazon.com पे अमेरिका में बेचना है। अब वो आपसे पूछता है जी टैक्स का क्या होगा, आप उसे बताएंगे कि आप अकाउंट अगर ऑस्ट्रेलिया से बनाएंगे, आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है और ये बिजनेस में होता है कि कंपनी किसी और जगह पे है, बिजनेस कहीं और कर रही है, ये एक नॉर्मल चीज है। तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, आपको Amazon जो एवरी 2 वीक्स के बाद पेमेंट करेगा वो ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में करेगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इनकम टैक्स पे करेंगे। USA में आप सिर्फ स्टेट टैक्स पे करेंगे। यूके में अगर करें तो आप सिर्फ वहां पे वैट पे करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने टैक्सेशन के बाद में पाकिस्तान की बात भी की, तो पाकिस्तान में आप कब टैक्स पे करेंगे? पाकिस्तान में आप टैक्स पे करेंगे अगर आप Amazon पे सेल कर रहे हैं और आपका अकाउंट, आपकी कंपनी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान Amazon की सेलर लिस्ट पे शामिल है, और अल्लाह करे शामिल रहे। इस पे ये आपने और हमने, हम सब लोगों ने ख्याल करना है। अगर हम एथिक्स का ख्याल नहीं करेंगे तो हो सकता है Amazon हमें सस्पेंड कर दे। इस चीज से हमने हमेशा बचना है, अच्छा काम करना है, प्रॉपर काम करना है, टैक्सेस पे करने हैं। तो हम अगर पाकिस्तान में कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी सेल करती है Amazon USA में या Amazon UK में, तो हम इनकम टैक्स पाकिस्तान में पे करेंगे। अगर आप कहते हैं जी हमारी कंपनी यूके में है और यूके में कंपनी होना जरूरी है, USA में Amazon पर बेचने के लिए कंपनी का होना जरूरी नहीं है। अगेन रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। USA में क्या है कि आप एज एन इंडिविजुअल भी Amazon पे सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यूके का जो टैक्स डिपार्टमेंट है HMRC, वो ये कहता है कि अगर आपने यूके में बेचना है Amazon पर, तो आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। अब जब आपने कंपनी वहां पे खोली, पेमेंट वहां पे आ रही है, तो अब आप इनकम टैक्स यूके में पे करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा। तो डे फर्स्ट से आपको इनकम टैक्स तो नहीं पे करना, ज़ाहिर आप पहला साल गुजरेगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन होगा, लॉस होगा, जो भी बिजनेस के साथ हो रहा है उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप इतने पैसे कमा रहे हैं, अभी तक तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी फ्रीलांसर्स के लिए 0 टैक्स है जी, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए।
ہو سکتا ہے کبھی فیوچر میں ہو بھی جائے. تو اپنے آپ کو رجسٹر لازمی کریں FPR کے ساتھ, ان کے ریکارڈ میں رہیں, ان کو بتائیں کہ جی اتنی پیمنٹ مجھے آ رہی ہیں, پیمنٹ اپنی ریکارڈ پہ لے کے آئیں, تاکہ فیوچر میں جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی گھر بناتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھ سے آ کے سوال کیا جائے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. ٹیکس سے کبھی بچنے کی کوشش نہ کریں. مائنر سا ٹیکس ہوتا ہے, کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, اور وہ آپ کی انکم پہ ہوتی ہے, آپ کے پروفٹ پہ ہوتی ہے. اگر آپ کو لاس ہوا ہے بزنس میں تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا. انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں. تو انکم ٹیکس کے لیے ہمیشہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رجسٹرڈ ہونا ہے FPR کے ساتھ, تاکہ آپ کی انکم ٹیکس فری ہو اور آپ کا پیسہ پراپر وائٹ ہو. آپ نے اچھا خاصا کام کرنا ہے, ملک میں ڈالرز لے کے آنے, اپنا بھی فائدہ کرنا ہے, ملک کا بھی فائدہ کرنا ہے, اور ٹیکس بچانے کی طرف نہیں جانا. ٹیکس بچانے میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں, مجھے بعض دفعہ 1-2 لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ کہ ٹیکس بچایا جا سکے. میں نے کہا بالکل ایک طریقہ ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ کبھی آپ کو اتنے پیسے دے ہی نہ, اتنا امیر ہی نہ کرے کہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے. یہ سب سے بیسٹ فارمولا ہے ٹیکس بچانے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس نہ دینا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو کبھی پیسے ہی نہ دے, تو پھر آپ کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا. تو میں تو کہتا ہوں آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اتنا پیسہ دے کہ آپ لاکھوں کروڑوں میں ٹیکس پے کریں. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ میرا ٹیکس ہی لاکھوں میں جائے. ٹیکس لاکھوں میں کب جائے گا؟ جب آپ کے پاس کروڑوں میں انکم ہوگی, تبھی جائے گا نا ٹیکس لاکھوں میں. تو ہمیشہ ٹیکس جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں, ضرور دیں, پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو. یہ نہیں ہے کہ میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں جی میری کمپنی UK میں ہے, میں UK میں ٹیکس نہیں دیتا تو میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. آپ اچھا کام نہیں کر رہے. اگر آپ پروفٹ کما رہے ہیں, آپ پیسے کما رہے ہیں, اور آپ چاہے UK میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, افریقہ میں ہیں, کسی بھی کنٹری میں ہیں, آپ کو پراپر ٹیکس ضرور پے کرنا چاہیے. میں شارٹ سے آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. جو انکم ٹیکس ہے وہ آپ اس کنٹری میں پے کریں گے جہاں سے بزنس آپریٹ کر رہے ہیں. باقی جو سیلز ٹیکس ہے, ویٹ ہے, اور جو ٹیکسز ہے اس طرح کے, وہ آپ اسی کنٹری میں سیلز کے اوپر پے کریں گے. پراپرلی آپ یہ کام کرنے کے لیے جب بھی آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ اس کنٹری میں اکاؤنٹنٹ ڈھونڈیں گے جہاں پہ آپ نے ٹیکس فائل کرنا ہے. انکم ٹیکس کے لیے اگر پاکستانی اکاؤنٹ ہے تو پاکستانی اکاؤنٹنٹ, اگر UK میں ہے تو UK کا اکاؤنٹنٹ, اور ہمیشہ لوکل اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا ہے آپ نے, یعنی جس کنٹری میں ٹیکس پے کرنا ہے. آپ کو اگر پاکستان میں کوئی بندہ مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں آپ کے UK میں بڑے اچھے ریٹرن فائل کر دوں گا, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے چیزوں کو پراپر ڈاکومنٹڈ رکھنا ہے. آپ نے UK کے اکاؤنٹنٹ سے ہی کرنا ہے, کیونکہ اس کو جو پتا ہے وہ پاکستانی اکاؤنٹنٹ کو نہیں پتا, اور جو پاکستان کے ٹیکس میٹرز کا پاکستانی اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے وہ UK والے کو نہیں پتا جو وہاں پہ رہتا ہے. تو ہم نے ریلیونٹ مارکیٹ میں, ریلیونٹ فیلڈ میں, ریلیونٹ اکاؤنٹنٹ سے رابطہ کرنا ہے, وہ ہمارے ریٹرنز فائل کر دے گا.